चलिए देखिए बच्चों, फर्स्ट डाउट सेशन की क्लास में आज सभी का स्वागत है। हम लोग बेटा डाउट डिस्कस कर रहे हैं। आज जो टेस्ट पेपर हमने लिया है उसके हम यहाँ पे डाउट डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। ओके भाई साहब, ओ सेंटर है, ए बी इज द कॉर्ड। तो बेटा सबसे पहले कॉर्ड बना लिया आपने सर्कल में, हालांकि डायग्राम गिवन है फिर भी आपको डायग्राम आपकी कॉपी में बनाना पड़ेगा। ए बी क्या है? कॉर्ड है। अब जैसे ही बेटा, और एंड ए टी इज द टेंजेंट। ए टी क्या है? टेंजेंट जा रही है। बेटा जैसे ही आप टेंजेंट बनाओ आपके मन में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि ये एंगल कितने डिग्री, 90, और ये एंगल कितने डिग्री, 90। क्लियर? अच्छा, ये वाली की गारंटी इसलिए नहीं है बेटा क्योंकि ये वाला जो है इस पे टेंजेंट नहीं है। मगर वो तो है, क्या बोलते हैं, रेडियस तो है। तो अगर यहाँ पे हम टेंजेंट खींचते हैं तो 90 डिग्री होगा, मगर इसकी तो गारंटी पक्की है कि ये वाला एंगल 90 है। ओके, कह रहा टेंजेंट इफ एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। बेटा ये एंगल आपको कह रहा है कि कितने डिग्री है, 100 डिग्री। आपको पूछ रहा है एंगल बी ए टी क्या होगा, बी ए टी। बेटा ये बी है, ये ए है, और ये आपके पास में क्या है, टी है। ध्यान से देखना बेटा, बी ए टी ये छोटा सा एंगल है बेटा, ये रेड वाला दिखा कि नहीं दिखा, दिखा कि नहीं दिखा? हाँ, ये छोटा सा एंगल है। मतलब बेटा ऑल टोटल यहां से यहां तक 90 था, बट आपको ये एंगल बताना है कि बी ए टी कितना होगा। ठीक है, तो बेटा कैसे करेंगे, देखो आपके पास में ये कितने डिग्री दिया, 100 डिग्री। ठीक है, अच्छा, आपको ये नहीं पता, ये नहीं पता, आपने इसको x मान लिया, और ये भी क्या होगा बेटा, x होगा। क्यों होगा? क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब 100 बच गया तो बच गया 90, क्योंकि सॉरी 80, तो 80 का आधा आधा 40 40 हो जाएगा। चलो फिर भी भाई एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, ASP केवल आपके लिए, खास आपके लिए। एंगल ओ प्लस एंगल, है ना, एंगल ओ पूरा है, प्लस एंगल ए मत लिखना भाई, है ना वेदांत, एंगल ओ ए बी लिखना, ओ ए बी, प्लस एंगल ओ बी ए, एंगल ओ बी ए। अगर वेदांत आप सीधे एंगल ए एंगल बी लिख दोगे तो कोई मेरे जैसा खड़ूस आपके नंबर काट देगा। और यहाँ पे कितना हो गया बेटा, 180 डिग्री। सो एंगल ओ कितना है बेटा, 100, है ना, प्लस ये एक्स है और ये भी एक्स है। 100 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 2x इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा, 80, और x इक्वल टू कितना, 40, x इक्वल टू कितना, 40 हो गया। तो बेटा ये भी 40 हो गया और ये भी 40 हो गया। अब आपको पता है बेटा कि ये जो टोटल एंगल होता है टेंजेंट के साथ, टोटल एंगल टेंजेंट के साथ कितने डिग्री होता है, 90, जिसमें से बेटा ये छोटा सा एंगल कट लिया यहाँ से, कौन है, 40। तो बताओ ये बाकी वाला एंगल कितने डिग्री बचा, 50 डिग्री। कितने डिग्री बचा, 50 डिग्री। तो आंसर कितना होगा बेटा, 50 डिग्री। तो आप लिख दोगे कि दिस प्लस दिस इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा। सो बी ए टी इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। ये इसका सोल्यूशन है, ठीक है ना। यस, नोट कर लीजिए। एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड, ये देखिए बीच की छोटी छोटी बातें आपको वेदांत से सीखना चाहिए जो लिखी जाती हैं। 100 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, एक्स एक्स क्यों हुआ, एंगल अपोजिट टू द अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है ना, तो इस चीज को लिखिए, है ना, जैसे हमारा वेदांत ये सारी बातों को लिखता, आप लोग को भी लिखना है। थैंक यू सो मच, नोट करिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सर्किल टचेस द साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC at P and AB and AC produce to Q and R respectively. Prove that AQ equal to half of the parameter ABC। तो बेटा हमको सबसे पहले इसमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम तो इन लोगों ने दिया नहीं है, केवल बातें कर दी कि एक सर्किल टचेस द साइड BC ऑफ ए ट्रायंगल ABC एट पॉइंट P। तो बेटा मैं रफली डायग्राम बना रहा हूँ, नीचे हालांकि डायग्राम बना हुआ है सोल्यूशन में। ये देखो बेटा, एक सर्किल है जो कि साइड BC को टच कर रहा है। ये देखो इस साइड BC है, ये B और ये C को टच कर रहा है कहाँ पर, P पर, एट P। and AB and AC are produced at Q and R respectively। कह रहा है कि AB और AC जो है वो Q और R तक प्रोड्यूस की गई हैं, है ना, उनको प्रोड्यूस करके AB और AC को Q और R पर प्रोड्यूस करके टच कर रहा है। तो डायग्राम हमारा गलत हो चुका, हमको BC यहाँ लेना पड़ेगा ऊपर, क्योंकि जो ट्रायंगल है उसकी साइड AB और BC को वो आगे बढ़ा के टच कर रहा है। ये देखिए बेटा, देखो इस तरीके से। तो सबसे पहले आपको BC पर टच कराना है, क्या, P पॉइंट पर, और जो AB और BC है उसको प्रोड्यूस करके टच कराना है Q पर, और कहां पर, R पर। ठीक है ना, तो डायग्राम बनाना बेटा यहाँ आपकी जिम्मेदारी है। दे दिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो शिकायत नहीं कर सकते हो आप। देख लो फिर से, क्योंकि क्वेश्चन ने दे रखा है कि BC को P पर टच कर रहा है, एंड AB एंड AC को कहां पर टच कर रहा है, Q पर और R पर।
देखिए ये आपको जज करना पड़ेगा, आप नीचे रख करके कुछ बना ही नहीं सकते हैं क्योंकि प्रोड्यूस्ड बोल दिया है इसने। ए बी और ए सी को प्रोड्यूस करने पर बोल दिया, तो ए बी और ए सी को प्रोड्यूस करोगे आप, तो जब प्रोड्यूस करोगे तो बी सी को ऊपर ही लेना पड़ेगा। क्लियर हो गया? हाँ, तभी वो प्रोड्यूस करने पर टच कर रहा, आगे बढ़ाने पर। हाँ, आगे बढ़ाने पर लिख लिया ना, प्रोड्यूस करना मतलब आगे बढ़ाना, इसलिए आप अंदर नहीं ले सकते हो, है ना? यस, डन। आपको क्या प्रूफ करना है? ए क्यू कौन है भैया? ए क्यू ये है ए क्यू। आपको प्रूफ करना है कि जो ए क्यू है, ए क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ओके, बहुत बढ़िया बात है भाई, सब कुछ आपने दे दिया। देखिए अब हम सॉल्व करते हैं इसको, कैसे सॉल्व करेंगे? टू प्रूव ए क्यू इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ एबीसी। ए क्यू इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ एबीसी। बेटा पैरामीटर ऑफ एबीसी मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी या सी ए, ये आपको प्रोड्यूस करना है। ठीक है बच्चों, चलो तो शुरुआत यहीं से हो जाए भाई साहब, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी से। कंसीडर द पैरामीटर ऑफ द सर्किल। ओके, पैरामीटर इक्वल टू, पैरीमीटर इक्वल्स टू होता है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी या सी ए, ठीक है ना? ये होता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, आपका पैरामीटर हुआ करता है। दिस इज इक्वल्स टू पैरामीटर ऑफ द सर्किल। अब आप इसको पैरामीटर ऑफ द सर्किल को आप ए बी प्लस बी सी, देखो बेटा आप बी सी को क्या लिख सकते हो? ए बी को बेटा ए बी ही रहने दो, ए बी को ए बी रहने दो। बी सी को क्या लिख सकते हो आप? बी पी प्लस पी सी, बी पी और प्लस का पी सी, और इसे आप ए सी ही रहने दो, ठीक है ना? इसे आप ए सी ही रहने दीजिए, आप इसको ए सी ही रहने दीजिए, ठीक है? हाँ, क्या लेकर के आना है? ए क्यू को पिक्चर में लेकर के आना है बेटा, पिक्चर में ए क्यू को लेके आना है। ओके, हम लेकर के आएंगे। बेटा देखो ए बी प्लस बीपी, देखना ध्यान से बेटा, डायग्राम में देखो बीपी और बीक्यू इक्वल हैं, तो जहां पे आपके पास में ए बी है वहां ठीक है। क्या आप बीपी के प्लेस में बीक्यू रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो? एक्सटर्नल पॉइंट है, तो इन द प्लेस ऑफ बीपी आप बीक्यू रख दो। और जहां पे बेटा पीसी है वहां आप पी आर रख सकते हो कि नहीं रख सकते? तो पीसी की जगह पी आर, क्या? सी आर, यस यस, सी आर, और ऊपर वाला पार्ट क्या है? ए सी। अब देखो ए बी और बी क्यू भाई साहब क्या बन गए? ए बी और बी क्यू बन गए ए क्यू, और सी आर और ए सी क्या बन गए? ए आर। थ्योरम होती है कि ए क्यू और ए आर क्या होते हैं? इक्वल। ए आर इक्वल टू ए क्यू, यस और नो? ए आर इक्वल टू ए क्यू, तो यहाँ पे ए क्यू तो ए क्यू है ही है, और यहाँ पे ए आर की जगह भी क्या रख दो? ए क्यू। मतलब बच्चों क्या हो गया? टू ए क्यू, क्या हो गया? टू ए क्यू। और भैया लेफ्ट में क्या चल रहा था? पेरीमीटर ऑफ द सर्किल, दिस इज कॉल्ड व्हाट? पेरीमीटर। बोलो हाँ या ना? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। क्लियर की नॉट क्लियर? तो भाई साहब ए क्यू इज इक्वल्स टू, ये नीचे चला जाएगा, पेरीमीटर बाई टू। क्या यही हमको प्रूफ करना था कि ए क्यू इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी? हैंस प्रूव्ड। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? सो ए क्यू इज इक्वल्स टू वन बाई टू, व्हाट इज पी? पी मतलब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, हैंस प्रूव्ड। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 26। प्रूव दैट द इंटरसेप्ट ऑफ द टेंजेंट बिटवीन द टू पैरेलल टेंजेंट ऑफ ए सर्किल सबटेंड राइट एंगल एट द सेंटर। भाई क्या कह रहा है? ये सर्कल कह रहा है कि दो पैरेलल टेंजेंट हैं, एक टेंजेंट ये है, एक टेंजेंट ये है। दोनों टेंजेंट के प्यारे प्यारे नाम ले लो, इसका नाम एक्स वाई ले लो, इसका नाम एक्स डैश वाई डैश ले लो। दो पैरेलल टेंजेंट हो गई। ओके, बहुत बढ़िया। अब कह रहा है कि प्रूफ करो कि दो पैरेलल टेंजेंट में एक दो जो सर्कल की टेंजेंट है। ओके, प्रूव दैट द इंटरसेप्ट ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट के बीच में काटा गया इंटरसेप्ट। तो ये बेटा जो आपको दिख रहा है ये ग्रीन कलर का, ये इंटरसेप्ट है। ये जो लेंथ है, इंटरसेप्ट ऑफ द टेंजेंट मतलब एक और टेंजेंट का इंटरसेप्ट, एक टेंजेंट ऊपर वाली एक टेंजेंट नीचे वाली, और ये टेंजेंट का इंटरसेप्ट है। क्यों? इंटरसेप्ट मतलब टुकड़ा, अगर आप इसको ना कट करते तो ये यूं जाता रहता, मगर दोनों के बीच में जो लेंथ कट हुई है वो ये टुकड़ा कट हुआ है, इतना सा। आपको प्रूफ करना है कि बेटा ये जो टुकड़ा है ये कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। तो आपको ये एट द सेंटर, सेंटर पर है ना, आपको ये प्रूफ करना है कि ये कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। चलिए भाई साहब, ठीक है ना? एट द सेंटर आपको प्रूफ करना है, सेट सबटेंड राइट एंगल एट द सेंटर। ठीक है, अच्छी बात है, चलो ठीक है।
अब बच्चों आप जानते हो कि ये 90 डिग्री कैसे हो सकता है। दो पैरेलल लाइन है, बोलो यस और नो। दो पैरेलल लाइन में सेम साइड के इंटीरियर एंगल का सम, सेम साइड के इंटीरियर एंगल का सम कितने डिग्री होता है? 180। बोलो होता है कि नहीं होता है? यस, को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180। तो अगर बेटा मैं इस एंगल को जानबूझ करके मैं 2x ले लूं और इस एंगल को जानबूझ करके मैं क्या ले लूं? 2y। क्या ले लिया मैं? 2y, ठीक है ना। तो अगर मैं इस एंगल को जानबूझ करके 2x ले लिया और इस एंगल को मैं 2y ले लिया, है ना, तो मतलब ये वाला एंगल 2x हो गया और ये वाला एंगल क्या हो गया? 2y। क्लियर? तो हमने जैसा कि पढ़ा था, यस, पूरा एंगल, हाँ क्यूबीसी, बिल्कुल सही, पूरा एंगल 2y लेंगे, बिल्कुल सही। हाँ, ये पूरा एंगल लेना पड़ेगा बेटा, क्यूबीसी 2y। तो जैसा कि हमने पढ़ा था, अभी हमने सर्कल सबसे पहली थ्योरम पढ़ी थी कि बेटा यदि हम इसको यहां से इसको मिलाते हैं तो ये एंगल और ये एंगल भी आपस में क्या होते हैं? इक्वल। मतलब ये x होगा और ये भी क्या होगा? x होगा। इसीलिए मैंने जानबूझ करके 2x लिया मदद के लिए आपकी। और ये 2y होगा तो ये वाला एंगल भी y होगा और ये वाला एंगल भी क्या होगा? y होगा। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? क्लियर है कि नहीं है क्लियर? भाई ये वाला एंगल दोनों बराबर होंगे तो ये अगर x है तो x होगा और ये y है तो ये भी क्या होगा? y होगा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से ही हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं, ठीक ना। अब आपको एस 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 लगा के प्रूफ करना हो या आर एच एस लगा के प्रूफ करना हो तो आप लोग करते रहिएगा। अब देखो बेटा, हमारे पास हमको पता है कि ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का टोटल सम कितना होगा? 180। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल लाइन के इंटीरियर को इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड है। सो हमने कंसेप्ट लिखा कि 2x प्लस 2y भाई साहब क्या होगा? 180 y। ओके, एंगल्स को इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड्स, बिल्कुल सही, को इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड आर इक्वल। सो 2x प्लस 2y इक्वल टू 180। सो 2 टाइम्स ऑफ x प्लस y इक्वल्स टू 180। मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 180 बाई 2 कितना हो गया? 90। कितना आ गया? 90। मतलब ये एंगल और इस एंगल का सम कितना हो गया? 90। अब उठा लो ट्रायंगल ओ ए बी। अब उठा लिया अपन ने ट्रायंगल ओ ए बी। अब राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए बी उठा लो। ट्रायंगल अभी तो राइट एंगल पता नहीं हमको। तो ट्रायंगल ओ ए बी में बेटा ये वाला एंगल, इसका नाम है ए ओ बी, जो हमको प्रूफ करना है, ए ओ बी प्लस ये बेटा छोटा वाला एंगल कितना है? एक्स है, प्लस एक्स और प्लस का वाई। एंगल सम प्रॉपर्टी कितने डिग्री होता है बेटा? सम 180। और x प्लस वाई की वैल्यू अभी अभी हमने कितनी निकाली? 90। तो ए ओ बी प्लस 90 इक्वल टू 180। सो ए ओ बी इक्वल्स टू 180 माइनस 90 इक्वल्स टू कितने डिग्री? 90। एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू कितने डिग्री? 90 डिग्री। ठीक है, तो क्या वेदांत यही प्रूफ करना था? यस, तो आंसर यही आ चुका है कि ये एंगल कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री। ठीक है ना? यस, नोट करिए। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 27 का ए पार्ट। क्या दिया क्वेश्चन में? कॉसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए और भाई साहब टेन ए प्लस कॉट ए। ओके, कहानी को वन में लेकर के आना है तो बेटा एक ही मंत्र है इस क्वेश्चन का, पूरे क्वेश्चन को साइन ए और कॉस में पलट लो। क्योंकि आधा क्वेश्चन साइन ए में है, कॉस ए में है, बाकी टेन ए में है, कॉट ए में है, कॉसेक में है, सेक में है। भाई साहब सब कुछ को एक में ले आओ तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एलएचएस से। लिखते हैं एलएचएस इक्वल्स टू, एलएचएस इक्वल्स टू, ठीक है। तो हम यहाँ पे एलएचएस लिखेंगे। नाउ एलएचएस इक्वल्स टू है ब्रैकेट में कॉसेक ए माइनस साइन ए, कॉसेक ए माइनस का साइन ए, और क्या है फिर? सेक ए माइनस कॉस ए, सेक ए माइनस का कॉस ए, और इधर पे है टेन ए प्लस कॉट ए, टेन ए प्लस कॉट ए। यस, ये आपने एलएचएस लिख दिया। अब इसके बाद भाई कॉसेक को क्या लिखोगे? 1 अपॉन साइन ए, क्योंकि कॉसेक ए रेसिप्रोकल होता है साइन का। साइन ए तुम बने रहो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे अपॉन में 1 लिख दो। सेक ए का मतलब होता है 1 अपॉन कॉस ए, और यहाँ माइनस में कॉस ए अपॉन में 1 कर दीजिए। टेन का मतलब आप सब जानते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए 10 होता है, और कॉट होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। बहुत बढ़िया। चलो भाई साहब, एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा इसका? साइन ए, और ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके, एलसीएम लेकर के ये हाँ, यहाँ बेटा कॉस ए है, यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा बेटा? कॉस ए, और क्या बनेगा एलसीएम? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इधर पे बन जाएगा साइन स्क्वायर ए ऊपर, क्योंकि साइन
और प्लस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे बचेगा साइन ए इंटू क्या, कॉस ए। अब सब कुछ मल्टीप्लाई में है तो बहुत बढ़िया बात है। देखिए सब कुछ अगर मल्टीप्लाई में है, साइन ए एक बार, साइन ए दो बार, तो नीचे बन गया साइन स्क्वायर ए। कॉस ए एक बार, कॉस ए दो बार, तो नीचे बन गया कॉस स्क्वायर ए। वन माइनस साइन स्क्वायर ए बना कॉस स्क्वायर ए, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए बना साइन स्क्वायर ए, और आइडेंटिटी लग गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सबका मालिक एक। यस, साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कैंसिल, कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कैंसिल। बिल्कुल सही, वेदांत का जवाब उनकी कॉपी पर है, 1 इक्वल्स टू RHS, नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 28 क्वेश्चन है। अ फादर्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। ओके भाई साहब, यहाँ पे दो बच्चे हैं एक पिता के, तो एक बच्चे की एज मान लो x है और दूसरे बच्चे की एज क्या है, y है। अब फादर इज 3 टाइम्स, तो बेटा पापा जी की जो एज होगी वो होगी 3 टाइम्स ऑफ दोनों बच्चों की एज का सम 3x प्लस वाई। अब कह रहा है आफ्टर 5 ईयर्स 5 साल के बाद हिज एज विल बी 2 टाइम्स ऑफ सम ऑफ देयर एजेस। 5 साल के बाद जो उसकी एज है, पापा की एज जो है 5 साल के बाद है ना, फादर की एज को मैं f मान लेता हूं बेटा, तो यहाँ पे f इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई। अब ये हो गया पहला इक्वेशन भाई साहब, ठीक है अच्छी बात है। आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद हिज एज, 5 साल के बाद जो फादर की एज है बेटा, तो पहले 5 साल के बाद फादर की एज जो है, हिज एज विल बी 2 टाइम्स, दो गुना किसका, सम का। ओके, सम यानी कि प्लस, किनका सम भाई साहब, उन बच्चों की एजेस का। तो 5 साल में पहला बच्चा भी 5 साल बड़ा हो जाएगा और दूसरा बच्चा भी 5 साल बड़ा हो जाएगा, वाई प्लस 5, यानी फादर बिकम्स 2 टाइम्स, ओके, एक्स प्लस वाई प्लस 5, यानी एक्स प्लस वाई प्लस 10। क्लियर की नॉट क्लियर? हाँ, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर, आपको कह रहा है कि बताइए फादर की प्रेजेंट एज क्या है। चलिए, तो दोनों इक्वेशन आपके पास में बता रहे हैं बेटा। तो ये हो गया 2x प्लस वाई प्लस 10, ठीक है ना, ये हो गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब नेक्स्ट आपके पास में आगे कुछ तो दिया ही नहीं है, केवल एक कंडीशन दे दी गई है, तो ये क्वेश्चन बच्चों बोनस हो जाएगा, है ना। यहाँ पर एज ऑफ फादर 3 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस 10। ओके ओके ओके, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, ये फादर की एज है, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। हाँ, एक नंबर है और इसको 2 नंबर दे करके रोक लीजिए, अभी और आगे हो जाएगा। देखिए, अब यहाँ पर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं भाई साहब, ये कब की एज है, आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर। तो आफ्टर 5 ईयर फादर की एज मुझे एफ डैश मानना चाहिए, क्योंकि पापा भी तो बड़े हो जाएंगे। तो 5 साल के बाद एफ डैश जो हो जाएगा वो हो जाएगा एफ प्लस 5, मतलब पुराने वाले पापा की एज, और 5 साल बाद पापा की एज भी कितनी हो जाएगी, एफ प्लस 5 इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस कितना बेटा, 10। बोलो क्लियर की नॉट क्लियर? हाँ, अब यहाँ पे f की वैल्यू आप रख दीजिए, तो f की वैल्यू क्या है, 3 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ। देखो सॉल्व करता हूँ, f की जगह 3 टाइम्स x प्लस वाई और प्लस का 5, प्लस का 5 इक्वल टू 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस 10, 2 टाइम्स x प्लस वाई और प्लस का कितना है बेटा, 10। बोलो क्लियर की नॉट क्लियर? 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस 10, बेटा इसको ओपन कर लो, तो ये हो गया 3x प्लस 3y इक्वल टू, सर 5 कहाँ बेटा, इधर भेज देंगे, ये हो गया 2x प्लस 2y, और ये हो गया बेटा कितना, 20 और माइनस का कितना, 5। क्लियर की नॉट क्लियर? 20 और माइनस का 5। तो यहाँ पे 3x में से 2x को माइनस करो, बच गया x, और 3y में से 2y को माइनस किया, प्लस y इक्वल टू 20 माइनस 5, बोलो कितना हो गया, 15। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 15, मतलब दोनों बच्चों की एज का सम है कितने साल, 15 साल। और यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आंसर 3 टाइम्स ऑफ 15, आंसर कितना आ जाएगा, 45। तो फादर की एज कितनी हो जाएगी बेटा, 45। क्लियर की नॉट क्लियर? यस, तो रूल क्या था, सबसे पहले आपने 3 साल बच्चों की एज के हिसाब से फादर की एज पता करी, 5 साल के बाद जो फादर की एज है, 5 साल के बाद दोनों बच्चों की एज हो गई x प्लस 5 वाई प्लस 5 प्लस 10, अकॉर्डिंग टू द रूल जो एज हो गई फादर की, वो हो गई 3 टाइम्स एक्स प्लस वाई, ओल्ड एज प्लस नई वाली एज 5 साल के बाद। नाउ अकॉर्डिंग टू द रूल 3 टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस 5 इक्वल टू 2 टाइम्स नया वाला इक्वेशन। दोनों को सॉल्व करके एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकाल ली और एक्स प्लस वाई की वैल्यू यहाँ फर्स्ट में रख दी, तो आंसर आ गया 45 ईयर्स। बच्चों क्लियर है कि नहीं है? बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्या कह रहा भाई साहब, अ गर्ल ऑफ हाइट 100 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैम्प पोस्ट
तो बेटा यहाँ पर एक लड़की है जो कि 100 सेंटीमीटर है, और क्वेश्चन गेम क्या खेल रहा है, आधी डिस्टेंस 5 मीटर में दे दिया है, मतलब क्वेश्चन आपको फिजिक्स के चक्कर में उलझा रहा है। तो बेटा देर ना करते हुए तुरंत 100 सेंटीमीटर को कितने मीटर लिख लो, 1 मीटर। यस, तो एक गोल पोस्ट है बेटा, गोल पोस्ट नहीं लैम्प पोस्ट है। तो यहाँ पे a girl is walking 100 centimeter, a girl of height 100 centimeter is walking away from the base of a lamp post। तो बेटा ये लैम्प पोस्ट है ना, with a speed of 1.9 मीटर पर सेकेंड if the lamp is 5 मीटर above the ground। ये देखो भाई साहब, ये लैंप की हाइट है 5 मीटर above the ground, ये लैंप अपना है, और ये लैंप की हाइट है 5 मीटर, यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, तो ये लैंप की हाइट है 5 मीटर अबव द ग्राउंड। ओके, और जो लड़की है वो उसकी स्पीड है 1.9 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों स्पीड ऑफ द गर्ल, वी गर्ल इक्वल्स टू 1.9 मीटर पर सेकेंड। ओके, बहुत बढ़िया। अब कह रहा है इफ द लैंप इज 5 मीटर अबव द ग्राउंड, और लड़की 1 मीटर की, तो यहाँ पे भी अपन ने 1 मीटर लिख दिया। व्हाट इज द हर शेडो आफ्टर 4 सेकेंड, बताइए उसकी शेडो 4 सेकेंड के बाद क्या है। भाई साहब तुमने टाइम क्यों दे दिया हमें, हम टिग्नोमेट्री कर रहे हैं, हम ज्योमेट्री कर रहे हैं, हमें लेंथ से मतलब है, तुम हमें टाइम क्यों दे रहे हो। टाइम इसलिए मतलब है बेटा क्योंकि लड़की ने चलना यहां से शुरू किया था, अब 4 सेकंड में लड़की कुछ ना कुछ आगे चल गई होगी, 4 सेकंड में लड़की कुछ ना कुछ आगे चल गई होगी। आपको ये डिस्टेंस निकालनी है, लड़की कितना आगे चल गई होगी। तो फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, राइट। अब आपको जो स्पीड दी गई है लड़की की वो कितनी दी है, 1.9 मीटर पर सेकेंड, 1.9 मीटर पर सेकेंड इनटू टाइम, कितने सेकेंड भाई साहब, 4 सेकेंड। मैं यूनिट इसलिए लिखता हूं क्योंकि कट जाती है यूनिट और एग्जैक्ट आंसर पता चल जाता है। 1.9 इंटू 4, सो 19 का पहाड़ा पर हो भैया, 19 का टेबल, तो 19 4 जा 76, तो माय डियर ये हो जाएगा 7.6 मीटर। मतलब बेटा यहां से यहां तक लड़की कितना घिसट के आ गई, 7.6 मीटर चल करके आ गई। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर। अब इसकी छाया कहाँ बनेगी, आप पता है ना आपको कि जब भी आप लैंप आपका यहाँ है और आप यहाँ पे खड़े हुए हो, ये आपका सिर है, तो लैंप का प्रोजेक्शन कुछ इस तरीके से पड़ेगा और आपकी छाया का सिर आपका यहाँ बनेगा। तो ये आपको छाया निकालनी है, इसको बोल दिया हमने एक्स। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर। अब आपको निकालना है भाई, अब आपके सामने बच्चों दो ट्रायंगल है यहाँ पे, सिमिलरिटी लगाने के लिए चलिए तैयार हो जाइए। दो ट्रायंगल हैं आपके पास यहाँ पे, एक बड़ा वाला ट्रायंगल और एक छोटा वाला ट्रायंगल। ये देखो ये बड़ा वाला ट्रायंगल है और ये छोटा वाला ट्रायंगल है। ये यहाँ पे गर्ल है 1 मीटर की, ओके, ये शेडो इसकी एक्स है, और बड़ा वाला ट्रायंगल बेटा पूरा पूरा ए बी ई, और छोटा वाला ट्रायंगल CDE। दिखा कि नहीं दिखा, नहीं दिखा क्या, बड़ा वाला ट्रायंगल ABE, ये राइट एंगल, और छोटा वाला ट्रायंगल ADE। देखते हैं सिमिलरिटी होगी कि नहीं होगी। देखो बेटा दोनों में एंगल E कॉमन है, तो एंगल E यहाँ पे है, एंगल E यहाँ पे है। अब जब दो एंगल इक्वल होते हैं तो दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर, बाई ए। तो ए सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर। तो जितनी मैंने कथा बताई आपको ये पूरा का पूरा आप यहाँ तक लिखोगे और लिखोगे बाई ए सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, इक्वल। चलो अब लगा दो भाई CPST, हाँ सिमिलर बोल रहा हूं। अब लगा दो CPST, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इन द सेम रेशियो। तो ये बेटा 5 है, ओके, ये 5 हो गया, और नीचे कौन है बेटा 1, तो 5 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है बेटा 1। तो यहाँ क्या बैठा है बेटा BE, क्या बैठा है BE आप वेदांत से पूछ सकते हो, बेटा बताएगा कितना 7.6 प्लस एक्स, 7.6 प्लस एक्स। तो यहाँ पर आ गया 7.6 प्लस एक्स, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग बेस कौन सा है बेटा एक्स। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, ये 5x हो गया और ये 7.6 प्लस एक्स हो गया। 5 में से x गए तो बच गया कितना 4x, तो 4x इक्वल टू कितना 7.6 हो गया, 4x इक्वल, सो x इक्वल टू 7.6 अपॉन 4। बोलिए आंसर कितना 1.9 मीटर विल बी द आंसर। सो आंसर लेंथ ऑफ द शेडो आफ्टर 4 सेकेंड इक्वल टू हाउ मच 1.9 मीटर। यस, नोट कर लो, आंसर इक्वल टू 1.9 मीटर, नोट करिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में 30, ये 5 मार्क्स ईच का क्वेश्चन है 32। So prove that if a line drawn parallel to one side of a triangle intersecting the other two side in distinct point, then the other two sides are divided in the same ratio। तो बच्चों ये तो BPT है, आपसे बन चुकी है। अगला पार्ट देखते हैं, using the above theorem prove that a line through the point of intersection of diagonals and parallel to the base of trapezium
डिवाइड नॉन पैरेलल साइड इन द सेम रेशियो। देखो भैया, तो बात यहाँ पे ट्रेपेजियम की है ना। मतलब ऊपर की थ्योरम का यूज करते हुए आपको ये प्रूफ करना है कि एक लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल, जो कि एक ट्रेपेजियम के डायगोनल के इंटरसेक्टर पॉइंट से पास होती है। प्रूव दैट अ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स पैरेलल टू द बेस ऑफ ट्रेपेजियम। ये देखो भैया, ये अपने पास में दोनों डायगोनल हैं, दोनों डायगोनल के इंटरसेक्शन से और इसके बेस के पैरेलल कोई लाइन पास हो रही है, ठीक है ना। ट्रेपेजियम डिवाइड द नॉन पैरेलल साइड्स इन द सेम रेशियो। तो आपको शो करना है कि ये नॉन पैरेलल साइड को, यदि ये पॉइंट M है, ये पॉइंट N है, और ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो आपको बताना है कि सेम रेशियो में, मतलब AM अपॉन MC ये शो करना है, AM डिवाइडेड बाई MC इक्वल टू BN डिवाइडेड बाई ND, ये लेकर के आपको आना है। चलो, सब कुछ बना लिया हमने डायग्राम, बहुत बढ़िया, ये हो गया, ठीक है। यस, सो लेट अस ABCD इज अ ट्रेपेजियम। बेटा ABCD एक ट्रेपेजियम मान लो, जिसमें कि बेटा एक साइड इसकी AB है और दूसरी साइड DC है। आप जानते हो कि क्या बोलते हैं, वो पैरेलल होता है। आप जानते हैं कि ट्रेपेजियम में आमने सामने की साइड क्या होती है, पैरेलल। तो बेटा ध्यान देना, AB इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD, ठीक है। अब यहां से बेटा दो डायगोनल जाएंगे, अब वो दो डायगोनल यहाँ पे काट रहे हैं एक दूसरे को, मगर डायग्राम कचड़ा ना हो एक ही बार में, इसलिए मैंने एक डायगोनल आपको दिखाया है। ये देखिए, ये वो डायगोनल है जिसका नाम है AC। क्या है डायगोनल जिसका नाम है AC। अब क्वेश्चन का कहना है कि जहां दोनों डायगोनल कट कर रहे हैं, उस कट पॉइंट से आप एक लाइन ले जा रहे हो जो कि पैरेलल है आपकी बेस साइड के। मतलब एक लाइन अपने पास में बेटा EF है। क्या है अपने पास में, EF, बोलो यस। तो एक लाइन हमने EF ड्रॉ करी। क्या ड्रॉ करी, EF। क्यों ड्रॉ करी, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है, क्वेश्चन ने कहा है लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल एंड पैरेलल टू द बेस। तो आपके कहे अनुसार हमने एक लाइन ड्रॉ करी जिसका नाम क्या है, EF। और EF जो है वो दोनों पैरेलल, बेस के पैरेलल है। तो भैया AB के भी पैरेलल है, और AB किसके पैरेलल है, CD के। मतलब ये तीनों आपस में पैरेलल पैरेलल खेल रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ बच्चों अगली बात पे। अब आप केवल इस ट्रायंगल पे विचार करो। किस ट्रायंगल पे विचार करो बेटा, आप एक ट्रायंगल पे विचार करो, ट्रायंगल ABC। बच्चों देखो ध्यान से, ट्रायंगल ABC। तो ट्रायंगल ABC में ये वाली साइड जो है, ये पैरेलल है इसके, बोलो है कि नहीं है, ये वाली साइड पैरेलल है कि नहीं है। तो पैरेलल लाइन सेगमेंट में बताओ BPT लगेगी कि नहीं लगेगी, लगेगी कि नहीं लगेगी, लगेगी। मतलब CG ऊपर का समोसा बटे नीचे का समोसा, तो क्या बन जाएगा बेटा, CG बटे GA, CG अपॉन GA इक्वल टू CF अपॉन FB। बोलो यस और नो, CF अपॉन FB नंबर 1। बोलो क्लियर है कि नहीं है, क्लियर। तो CG अपॉन GA इक्वल टू CF अपॉन FB, ठीक है। तो CG अपॉन GA इज इक्वल टू CF अपॉन FB। ओके, यहां तक आ गई बात। अब इधर आ जाओ इस वाले ट्रायंगल में। इस वाले ट्रायंगल को मैं इस स्पेशल कलर से दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल हो गया। अगेन बेटा इस वाले ट्रायंगल में ये वाली साइड बेस है, और ये इसके पैरेलल एक लाइन खींची गई है। आप सबको पता है देन अगेन कि दिस पार्ट अपॉन दिस पार्ट इक्वल टू दिस पार्ट अपॉन दिस पार्ट। मतलब BPT से अगेन आप क्या लिख सकते हो, देखो, DE अपॉन EA। बोलो हाँ या ना, नहीं लिख सकते हो क्या, डी, अरे उल्टा लिख सकते हो तो नीचे पलट के लिख दो, AE अपॉन ED इक्वल टू AG अपॉन GC। कहो हाँ या ना। तो इसका उल्टा, DE अपॉन EA, DE अपॉन EA ऊपर का समोसा बटे नीचे का समोसा इक्वल टू CG अपॉन GA, CG अपॉन कितना, GA। पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर। तो बेटा देखिए, यहाँ पे CG अपॉन GA क्या इसके लेफ्ट में है कि नहीं है कि नहीं है, और यहाँ पे CG अपॉन GA इसके राइट में है कि नहीं है। जब दोनों इक्वेशन के लेफ्ट लेफ्ट पार्ट या लेफ्ट राइट पार्ट इक्वल हैं, तो ये वाले पार्ट भी इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। तो आप क्या लिख सकते हैं, CF अपॉन FB, CF अपॉन FB इक्वल टू
डीई अपॉन ई ए, डीई अपॉन ई ए। देखिए जरा डायग्राम में, सी एफ अपॉन एफ बी इक्वल टू डीई अपॉन ई ए, क्या यही प्रूफ करना था? यही तो प्रूफ करना था, सी एफ अपॉन एफ बी इक्वल टू डीई अपॉन ई ए, ये वाला पार्ट बटे ये वाला पार्ट इक्वल टू ये वाला पार्ट बटे ये वाला पार्ट। तो दो थ्योरम बना लीजिए बीपीटी से, और दोनों को मैच करा करके ये देखिए सी जी अपॉन जी ए यहां से एलिमिनेट हो गया, यहां से हो गया। जब ये वाले पार्ट इक्वल है तो ये वाले पार्ट भी आपस में क्या होंगे? इक्वल। डन। चलिए बनाइए इसको। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइन हुज ब्रेड्थ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। तो बेटा यहां पर आपको एक रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन करना है। ओके, ये रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन करना है, whose breadth is less than 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। तो बेटा लेंथ आपकी पता नहीं है, लेट द लेंथ ऑफ द पार्क बी x। तो ब्रेड्थ बेटा 3 मीटर कम है, तो ब्रेड्थ बोलो क्या हो जाएगी? x माइनस 3। ओके, एंड इट्स एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर, its area is 4 meter square more than the area of the park already been made on the shape of isosceles triangle on its base as breadth of the rectangular park and altitude is 12 मीटर। देखो बेटा बहुत बढ़िया क्वेश्चन दे रहा है ये। कह रहा है कि बेटा यहाँ पे एक पार्क है, जानने की बात आपके लिए है कि इसकी लेंथ पता नहीं है, मगर इसकी जो ब्रेड्थ है वो लेंथ से 3 मीटर कम है। तो हमने मान ली लेंथ भैया x मीटर है और ब्रेड्थ आपकी हो गई x माइनस 3। अब कह रहा है कि इसका जो एरिया निकलेगा पार्क का, जो भी पार्क का एरिया निकलेगा वो डबल है भाई साहब, है ना? सॉरी डबल नहीं है, 4 मीटर ज्यादा है। मगर किससे ज्यादा है? कह रहा है कि इसकी बाउंड्री में इसकी ब्रेड्थ के ऊपर एक और पार्क बनाया गया है, और वो पार्क जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल की फॉर्म में है। ठीक है, बहुत बढ़िया। वो पार्क आइसोसेलेस ट्रायंगल की फॉर्म में है, और उस ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड है बेटा, उस ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड है वो 12 मीटर है। कितने मीटर है? 12 मीटर। ये देखो लिखा है, जिसका जिसका जो बेस है, बेस इसकी ब्रेड्थ है, मतलब बेस क्या हो जाएगा बेटा? x माइनस 3। ओके, और जो एल्टीट्यूड है वो 12 मीटर है। अब कह रहा है भैया लेंथ फाइंड करो, ब्रेड्थ फाइंड करो। ठीक है, हम सब कुछ फाइंड कर देंगे, आपने हमें सब कुछ बता दिया। देखिए कंडीशन क्या दी गई है, कंडीशन केवल इतनी सी दी गई है कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, यहां लिखता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 34 है ये, 35। कंडीशन दी गई है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, जो रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया है बच्चों, वो ट्रायंगुलर पार्क जो है उसके एरिया से कितना ज्यादा है? उसके एरिया से 4 ज्यादा है। इस 4 मोर देन, ये देखिए 4 स्क्वायर मीटर मोर देन। सो एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू 4 मोर देन, मतलब 4 प्लस काय से भैया? एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पार्क। बहुत बढ़िया, अच्छी जानकारी दी आपने। रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया हर कोई जानता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो बेटा यहाँ पे लेंथ है x की, बेटा कोई गधा हाइट बोल रहा है। देखो बेटा एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट नहीं होता है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट बेटा वॉल्यूम होता है, वो भी क्यूबॉइड का। समझ गए ना? तो इसलिए बेटा यहाँ क्यूबॉइड की बात नहीं हो रही, यहाँ पार्क की बात हो रही है। तो एरिया हो गया बेटा लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो लेंथ है x और ब्रेड्थ कितनी है? x माइनस 3। ये जो पार्क है हमारा, लेंथ है x और ब्रेड्थ है कितनी? x माइनस 3, क्योंकि क्वेश्चन ने खुद ही बोला है 3 मीटर लेस। इक्वल टू 4 टाइम्स 4 प्लस, तो यहाँ 4 प्लस। नाउ एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर पार्क। अब भैया ट्रायंगल का एरिया आपने एल्टीट्यूड देके हमें महान कृपा कर दी है, हाफ बेस इनटू हाइट। बेस आपका बन रहा है x माइनस 3 पर, और हाइट आपने कितनी दी है? 12 मीटर। ये देखिए बेस आपका बन रहा है x माइनस 3 पर, और हाइट आपने कितनी दी है? 12 मीटर। तो ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट, बेस इक्वल टू x माइनस 3 एंड हाइट इक्वल्स टू 12। सब कुछ आ चुका है, चलिए अब सॉल्व करते हैं बेटा। देखिए 12 से पहली फुर्सत में 12, 2 से 12 कैंसिल, 6 हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस का 3x इक्वल टू 4 प्लस, बेटा 6 का मल्टीप्लाई एक्स के साथ ये हो जाएगा 6x, एंड 6 3 जा माइनस का 18। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 6x और 4, है ना? यहाँ पे 4 माइनस 18 कितना हो गया भाई साहब? यहाँ पे 14 माइनस का 14। ओके, सो एक्स स्क्वायर माइनस का 9x और माइनस का 14 प्लस 14 इक्वल टू 0। चलो भाई सॉल्व कर दो, अब तो दिखने लग गया आंसर। एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 2x प्लस का 14 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 7 माइनस 2 कॉमन, तो x माइनस 7 इक्वल टू 0। x माइनस 7 x माइनस 2 इक्वल टू 0।
सॉल्व करने पर x इक्वल टू 7 एंड x इक्वल टू 2। देखिए ये तो हो नहीं सकता है क्योंकि ब्रेथ भैया आपकी x -3 है और 2 में से 3 करोगे तो -1 आ जाएगा, इसलिए ये तो हो गया रिजेक्ट। तो ये हो गया रिजेक्टेड। आपके पास क्या आ गया आंसर? आपकी लेंथ आ गई है x इक्वल टू 3। सो लेंथ ऑफ द पार्क x इक्वल टू 7 एंड ब्रेथ ऑफ द पार्क इक्वल टू x-3। बोले तो 7 - 3 मतलब कितने मीटर? 4 मीटर। तो योर आंसर शुड बी 7 मीटर एंड 4 मीटर। एब्सोल्युटली करेक्ट। नोट कर लीजिए बेटा, सिस्टम वही पूरा दिया, बस मैंने समझा दिया है। हाफ बेस इनटू हाइट इक्वल टू, है ना, एरिया ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल। चलिए नोट कर लीजिए मेरे वाले से। ओके, यस 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 यस। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्या कह रहा है? अ बॉय 4 मीटर टॉल स्पॉट ए पिजन सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ पोल ऑफ हाइट 54 मीटर। देखो बेटा, एक बच्चा है, ये 4 मीटर हाइट का है और 54 मीटर हाइट पर एक पिजन बैठा हुआ है। यहाँ पर देखिए, ये जमीन पे से 54 मीटर की हाइट पर पिजन बेटा मतलब कबूतर बैठा हुआ है। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। तो 4 मीटर हाइट का लड़का है, तो इस हाइट को याद रख लीजिए, 4 मीटर हाइट का लड़का है और 54 मीटर हाइट पर ये पिजन को देख रहा है। मतलब 54 - 4 मतलब इफेक्टिव हाई आंखों से इसकी जो हाइट बनी बची वो कितनी बची? 50। यस, द एंगल ऑफ एलिवेशन पिजन फ्रॉम द आईज ऑफ बॉय एट एनी इंस्टेंट इक्वल टू 60 डिग्री। मान लो बेटा ये इसका किसी समय एंगल जो था वो 60 डिग्री था, किसी समय पे इसका एंगल 60 डिग्री था। तो आंखों से यहाँ पे आप सबसे पहले ट्रायंगल बनाइए, सेट करिए और ये एंगल बना दीजिए आपने कितने डिग्री? 60 डिग्री। शुरुआत में बेटा पिजन यहाँ पे था, ओके, तो मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ बेटा। यहाँ पर ये 60 डिग्री पे इसका एंगल बन रहा था, बड़ा वाला ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल सॉरी। द पिजन फ्लाइज अवे, बेटा पिजन उड़ गया और जा करके आगे बैठ गया। द पिजन फ्लाइज अवे हॉरिजॉन्टली इन सच अ वे दैट इट रिमेन्ड द कांस्टेंट हाइट। मतलब इसकी हाइट वही बनी रहती है, मतलब पहले भी 50 पे था, मतलब आंख के लेवल से 50 पे, अभी भी 50 पे ही है, मतलब ये वाला लेवल 50 है और जा करके आगे बैठ गया। कांस्टेंट हाइट आफ्टर 8 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। और बेटा यहाँ पर इसने कितना उड़ा है? 8 सेकेंड। कितना उड़ा है? 8 सेकंड। 8 सेकंड के बाद इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 45 हो गया। ओके, बहुत बढ़िया भैया, सब आपने हमें दे दिया। अब हमसे क्या क्या निकलवाना चाहते हो? हम तो सब निकाल देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप हमसे यही पूछोगे ये कितना चला है, वो भी हम निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। स्पीड पूछोगे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यस, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट, हाँ वही कितना चला है मैंने बताया ना। और फिर इसके बाद हाउ मच डिस्टेंस द पिजन कवर्स इन 8 सेकेंड। Find the distance of the first position of the pigeon from the eyes of the body। ओके, आंख से लेकर के पहले पिजन की आपने डिस्टेंस पूछी है, फर्स्ट पिजन। ओके, आंख से लेकर के आपने डिस्टेंस पूछी है, ठीक है, चलो हम सब कुछ निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई साहब, पहला वाला जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से बन रहा है। यहां पर इस लड़के की आंख है और ये 50 का है, ठीक है ना, ये 50 की हाइट है, ये हमें पता नहीं है, चलो इसको हम x मान लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपसे ये एंगल आपने हमें दे रखा है 60 और आप हमसे पूछ रहे हैं कि ये क्या है? अरे भैया ये हाइपोटेनस है और आपको दिया है परपेंडिकुलर और निकालना है हाइपोटेनस, तो लगा दो साइन 60। साइन 60 इज इक्वल टू होता है p/h यानी 50/h। बोलिए यस और नो। तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 इक्वल टू 50/h। h को ऊपर ले जाओ तो 15, यस, तो h की वैल्यू कितनी आ गई बताइए? 100/√3। 100 ज्यादा रेशनलाइज कर लो बच्चों, तो देखिए h की वैल्यू आ गई 100/√3। यस, फर्स्ट आंसर आपका हो गया कंप्लीट। फाइंड द डिस्टेंस। ओके, सेकंड आंसर की बात कर रहा, हाउ मच डिस्टेंस पिजन कवर्स इन 8 सेकंड। बताइए 8 सेकंड में पिजन ने कितना कवर किया है? अच्छी बात है, चलिए तो यहां पर तो आपके पास में ये डिस्टेंस आपको निकालनी है, 8 सेकंड में कितना कवर किया है। आ जाइए बड़े वाले ट्रायंगल में। तो बड़े वाले ट्रायंगल में बेटा, बड़ा वाला ट्रायंगल, पहले छोटा वाला ट्रायंगल देख लो बेटा। छोटा वाला ट्रायंगल में x निकाल लो। आप कैसे निकालोगे? tan थीटा का इस्तेमाल कर लो, आपका x आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं tan का इस्तेमाल कर रहा हूँ फर्स्ट। देखिए, तो मैं लिखूंगा tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेटा परपेंडिकुलर है 50 और बेस मैंने लिया है x, तो tan 60 हो गया √3। तो √3 इक्वल टू 50/x। सो x इक्वल टू आ गया 50/√3। ये x की वैल्यू आ गई बेटा, ये वाला रीजन 50/√3। अब कह रहा है कि बताइए ये कितना चला है। तो बेटा कबूतर उड़ करके यहां से यहां पहुंचा है और ये जो ऊपर वाली लेंथ है ये नीचे वाली लेंथ के क्या है? इक्वल है। नीचे वाली लेंथ के क्या है?
इक्वल। अब आ जाओ बड़े वाले ट्रायंगल में। ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है बेटा, ये कुछ इस तरीके से देखिए। बड़े वाले ट्रायंगल में कबूतर यहां से यहां गया है, इस लेंथ को मैं y मान लेता हूं। कितना मान लेता हूं मैं बेटा? y। और यहां से यहां तक तो मैंने निकाल ही लिया, यहां से यहां तक है 50/√3। बोलो निकाला कि नहीं निकाला? 50/√3। और ये एंगल कितने डिग्री है? 45 डिग्री। तो अब मैं, और ये कितना दिया है? 50। ये वाली कितनी है? 50। तो चलो लगा देता हूं मैं 1045। सो 1045 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी कि 50 अपॉन बेस y प्लस दिस, y प्लस 50/√3। तो बेटा यहाँ पे 1045 की वैल्यू 1 हो जाएगी। सो 1 इक्वल्स टू, ये देखिए 1 इक्वल्स टू y प्लस 50/√3। मैं सॉल्व करता हूं, कहां पर? यहां पर सॉल्व कर देता हूं। तो 1045 की वैल्यू 1, सो 1 इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 50 अपॉन 50 प्लस y प्लस 50/√3। तो 50/√3 प्लस का कितना हो गया? y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, इसको ऊपर फेंक दो। सो y प्लस 50/√3 इज इक्वल्स टू कितना हो गया भाई साहब आपके पास में? 50 हो गया। ओके। सो y इक्वल्स टू 50 माइनस 50/√3, y इक्वल्स टू 50 माइनस 50/√3। ये आ गई डिस्टेंस। आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर लो? कॉमन ले लो 50। 50 कॉमन ले लिया तो कितना बच गया? 1 माइनस 1/√3। सो 50 बाहर है, ब्रैकेट में √3 माइनस 1 अपॉन √3। ये आ गई बेटा इतनी डिस्टेंस। ओके, √3 माइनस 1 अपॉन √3। यस, ये देख लीजिए 50 कॉमन हो जाएगा। तो 50 कॉमन होने के बाद यही चीज जो मैंने निकाली, 50 ब्रैकेट में 1 माइनस 1/√3। अब √3 की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है √3 इक्वल टू 1.73, आपको पुट करना पड़ेगा। तो √3 की वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास में आ जाएगा 20.19 मीटर। यस, तो क्या आपको निकालनी थी? डिस्टेंस निकालनी थी, बिल्कुल। तो डिस्टेंस इक्वल टू कितना आ गया? 20.19 मीटर। सो दिस आंसर इक्वल्स टू 20.19 मीटर। ये पहला पार्ट हो गया। अब इसके बाद अगर और लगा करके आपने दूसरा पार्ट किया है, इफ द एलिवेशन ऑफ सन इज 30 डिग्री देन फाइंड द लेंथ ऑफ द शेडो कॉस्ट बाई 300 फीट ऑफ हाइट। ओह, क्वेश्चन ही बदल दिया। इससे कोई मतलब ही नहीं है इस क्वेश्चन का। तो आप तो खुद कर लेंगे कि नहीं कर पाएंगे? इफ द एलिवेशन ऑफ द सन इज 30 डिग्री, मतलब एक टावर है ना? तो टावर है, टावर की शेडो निकालनी है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। ओके, बहुत बढ़िया। यहाँ पे सूरज भगवान है। और जो हाइट ऑफ द टावर है, टावर ऑफ 300 फीट हाइट, 300 फीट। ओके, सो अपन को क्या निकालनी? शेडो। तो बेटा इसकी शेडो यही बनेगी, इसको x मान लो। सो अगेन 1030 इक्वल टू, ये बना है डायग्राम। सो 1030 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 300 फीट अपॉन बेस, यही बेटा निकालना है x। 1030 हो गया बेटा 1/√3, हाँ, इक्वल्स टू 300 अपॉन x। फीट में चलेगा आंसर, x ऊपर चला गया, आंसर आ गया 300√3 फीट। सो x इक्वल टू 300√3। आंसर फीट में रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन फीट में, मीटर में मत कर दीजिएगा। ओके, डन। तो नोट कर लें इसको, पहले छोटा वाला ट्रायंगल लगाएंगे, छोटे वाले ट्रायंगल से आप ये निकाल लेंगे, है ना? और फिर उसके बाद में बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है ना? सो छोटा वाला ट्रायंगल लगाइए, फर्स्ट वाला पार्ट ये x निकालिए, ये x हो गया। और फिर बड़े वाले ट्रायंगल में x प्लस वाई लेकर के सॉल्व कर दीजिए। चलिए नोट करिए, फर्स्ट पार्ट देन सेकेंड पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट है बेटा, और ये सेकेंड पार्ट है। यहाँ से ये सेकेंड पार्ट स्टार्ट है। सेकेंड पार्ट का आंसर मैंने ये किया है। कंटिन्यू, डन।